नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार बहुत ही जल्द आपकी होने जा रही है। यदि आप सभी अब तक तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब विज्ञापन आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप सभी के लिए यह बहुत ही खराब बात होगा। क्योंकि आपको हम बता देते हैं अभी जो झारखंड की स्थिति चल रही है उसमें यह है कि आपको 1 महीना के अंदर भी परीक्षा करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पर देखिए एक बार तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सहायक आचार्य का परीक्षा, जेपीएससी का परीक्षा, सीडीपीओ का परीक्षा, जेपीएससी आपने देखा तमाम परीक्षाएँ जो है 1 से डेढ़ महीना के अंदर फॉर्म भरवा करके ले लिया गया है। तो आपका भी परीक्षा इसी तरह से होने जा रहा है, ठीक है। अब रही बात कि अब देखिए आपकी तैयारी के लिए आपके बाज़ार में बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, बहुत से किताबें आ चुकी हैं, लेकिन आपको जज करना है, आपको सर्टिफिकेट लेना है, तो हम कहाँ जाएँ और कैसे तैयारी करें, ठीक है? तो देखिए इसके लिए किसी के बोलने से नहीं, आप यहाँ पर अभी तक जितनी परीक्षाएँ हो रही है, आप उसको एक बार उठा करके सिर्फ प्रश्न पत्र को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी बहुत सारे जो है यहाँ पर सेफ लुसेंट और आर.एस. अग्रवाल की किताबों को जो यहाँ पर एसएससी का रहता है, उसके सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करते हैं, जो कि यहाँ पर लोग फेल हो रहे हैं और आप और आशंका है कि आप भी यहाँ पर फेल कर सकते हैं अगर वही प्रक्रिया को अपना रहे होंगे। तो करना क्या होगा कि जिससे मेरा 101% रिजल्ट हो जाए। तो आपका 101% रिजल्ट होने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी है, जैक एग्जाम ले रहा है ना, तो जैक की किताब को आप पढ़ेंगे। जैक की किताब आप 6 टू 10 तक का जो सरकारी विद्यालय में उपलब्ध है जेसीईआरटी का, उसको यदि आप यहाँ से पूरे एकदम एक लेवल में देख लेते हैं तो आपको 100% श्योर शॉट है कि यहाँ से आपका 80% मार्क्स जो है आप अपने एग्जाम में ले करके जाइएगा। लेकिन अगर इधर उधर का आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए कि यहाँ से आप 40-50% पर ही रह जाइएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे तरफ से ही सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास जैक की किताब है तो आप खुद पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जैक की किताब की ही तैयारी करवाई जाती है, जो कि इसके पहले आकलन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है कि हूबहू लिखा हुआ प्रश्न हैंड रिटेन नोट्स का भिड़ा था। उसके बाद देखिएगा तो आपका अभी सहायक आचार्य में भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर भिड़े हैं, ठीक है। अब रही बात कि आगे अब जेटेट आने वाला है, तो जेटेट के लिए तो 101% आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर जीसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नहीं आया, जैक किताब से नहीं आया, हमारा लिखा हुआ प्रश्न नहीं आया, तो आपको पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। तो आप 100% अपना यहाँ पर सिक्योर करने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए आपको अगर जेटेट पास करना है तो आपको यहाँ पर जुड़ना है। अभी देखिए हमारे यहाँ पर मेगा ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। एक अगर आपको 1 to 5 की तैयारी करना है तो उसके लिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्पेशल 6 to 10 का 999 रुपये। और यहाँ पर 1 to 5 का भी 999 रुपये। लेकिन अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर 100 कैंडिडेट का एडमिशन करवाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 to 5 के लिए 500 रुपये लगेंगे और 6 to 8 के लिए भी 500 रुपये अलग अलग राशि लगेगी। और दोनों में देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं। तो पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर आप एडमिशन कर लीजिएगा। देखिए आपको बता दें, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अभी झारखंड में कोई भी परीक्षा जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है। जिन्होंने अभी भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही थी, उन्होंने जो यहाँ पर हमारे यहाँ से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लिया नोट्स, और उन्होंने बहुत ही अच्छे यहाँ पर स्कोर किए हैं। लेकिन ऐसे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें फी दे दे करके भी, तो उनका भी नहीं हुआ है और अच्छा नहीं आया है। तो आप सभी अभी भी यहाँ पर समय है, आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तैयारी कर लेंगे, और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से नोट्स सारा चीज़ परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास। वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन या कोई नहीं, ठीक है। तो प्रकृति से जो संसाधन हमको प्राप्त होगा उसको प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, और मानव के द्वारा जो निर्मित संसाधन होगा मानव संसाधन, और मानव खुद एक संसाधन है तो उसको मानव संसाधन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? नदियाँ, मृदा,
वन। नदी मानव द्वारा नहीं बनाया जाता है, मृदा मानव द्वारा नहीं बनाया जाता है, वन मानव द्वारा नहीं होता है। इसलिए ये सभी जो है प्रकृति से हम लोगों को प्राप्त होते हैं, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन के अंतर चला जाएगा। आंसर डी होगा सभी। निर्जीव संसाधनों से प्राप्त संसाधन क्या कहलाते हैं? जैव, अजैव, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, जैव और अजैव, बायोटिक और बायोटिक, एक बार तो आपके एग्जाम में पूछ ही दे रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर निर्जीव संसाधन, तो जिसमें जीव होगा ना, सजीव, जिसमें जीव होगा उसको आप कहिएगा, देखिए जैव संसाधन, जिसमें जीव होगा उसको जैव संसाधन कहिएगा। और जो निर्जीव होगा, जिसमें जीव नहीं होगा, तो वो अजैव संसाधन आता है। अब आप अपने आप को डिस्कस कर लीजिएगा, किसमें जीव है, कौन सजीव है। तो सजीव है तो जैव संसाधन है, निर्जीव है तो अजैव संसाधन है। क्लियर? चलिए अब देखिए, तो निर्जीव संसाधन से प्राप्त संसाधन क्या कहलाएगा? तो हम इसको कहेंगे अजैव संसाधन, अभी हमने आपको बता दिया। अगला, सजीव संसाधन से प्राप्त क्या कहलाते हैं? अभी हमने क्लियर किया कि सजीव होंगे, जिसमें जान होगा, तो सजीव वाला को जैव कहिएगा, जैव संसाधन। यानी जैव संसाधन है, अजैव, दोनों या कोई नहीं, थे किस में जाएगा? सजीव वाला जैव संसाधन में चला जाएगा। ठीक है, इनमें कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? इनमें कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? मृदा, चट्टान, हवा। ठीक है, मृदा क्या है? ये अजैव संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर चट्टान भी अजैव, और यहाँ पर हवा भी अजैव, क्योंकि इसमें जीव नहीं है। इसमें कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? तो जैव संसाधन में जीव होना चाहिए। पौधे में जीव होते हैं, जंतु में जीव होते हैं, मानव में जीव होते हैं। तो जिसमें जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो जैव संसाधन में जाते हैं, इसलिए जैव संसाधन में जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला है, इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? वायु, जल, मिट्टी या सभी। ठीक है, तो देखिए, वैसे संसाधन जिसका नवीकरण, जिसको दोबारा बहुत ही जल्द निर्माण हो जाता है, बहुत जल्द ही बन जाते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। वायु का निर्माण हर समय होता रहता है, इसकी तो समाप्ति ही नहीं जाएगी, इसके समाप्ति के बाद मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए यह जो है नवीकरणीय है। जल जो होता है, एक जल चक्र चलते रहता है, कभी समाप्त होता है और बहुत जल्द उसी सीजन में फिर से वह आ भी जाता है, इसलिए नवीकरणीय है। मिट्टी का भी वही बात है, ये सभी जो है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जो नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, वैसे संसाधन जिसको दोबारा बहुत जल्दी निर्माण किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए, आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए इतिहास का 6 to 8 तक का पूरा कंप्लीट एक वीडियो क्लास वाइज कर दिया गया है, और इतिहास का ऐसा 10 ट्रिक से आपको 1000 प्रश्न याद करवा दिया गया है। तो सारा वीडियो लेना नहीं भूलिएगा, सारा नोट्स लेना नहीं भूलिएगा। बस कुछ ही दिनों में आपको सारे सब्जेक्ट का 10 तक का कंप्लीट हो जाएगा। बस आप जुड़ जाइए जितना जल्दी, क्योंकि समय निकलते जा रहा है और आप जुड़ेंगे नहीं तो ये जो आपका, देखिए अभी समझिए, आपका ये अभी ही पढ़ने का समय है, उस दिन से तो इंतजार कर रहे हैं। यही क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि बहुत चीप रेट पर आपको हम ही दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी चैनल पर आपको नहीं है। सिर्फ यहाँ का क्लास आप देख लीजिएगा ना, तो सभी क्लास से आपको रिमूव होना पड़ेगा, समझ गए? तो इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, वैसे संसाधन जिसकी एक बार समाप्ति हो जाने के बाद बनने में लाखों या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो वैसा संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिसमें कोयला भी आता है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस, ये सब हर समय नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट्स बना हुआ है, वैसे संसाधन जिसकी एक बार समाप्ति हो जाने के बाद दोबारा निर्माण होने में 100 से ज़्यादा वर्षों तक का समय लग जाता है, और नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। और ये प्रश्न आपका, ये परिभाषा भी इस तरह से दे करके पूछ दिया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2014 ईस्वी, 2015 ईस्वी, 2016 ईस्वी या 2018 ईस्वी, कब किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 ईस्वी में। इसमें कौन मानव निर्मित संसाधन है? ठीक है, अभी आपको बताए थे, मानव निर्मित संसाधन किससे कहते हैं, आपको जानना जरूरी है, तभी इस प्रश्न का जवाब दे पाइएगा। ठीक है, तो मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन, मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु, मानव के द्वारा बनाई गई चीजें, वो सभी जाएगी मानव निर्मित संसाधन में। ठीक है, तो अब बताइए आप यहाँ पर, कैंसर उपचार की दवा किसने बनाया? मानव ने बनाया है। किसने बनाया? मानव ने। रेलगाड़ी का निर्माण किसने किया? मानव ने। सड़क का निर्माण कौन करवाता है? मानव। तो मानव के द्वारा जो चीज बनाया जाएगा वो सभी मानव निर्मित संसाधन में जाएगा। और यहाँ पर देखिए, कैंसर उपचार के द्वारा मानव बनाया है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन है।
रेलगाड़ी का निर्माण मानव के द्वारा करवाया गया, मानव निर्मित संसाधन है। सड़क का निर्माण मानव के द्वारा करवाया गया, मानव, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है, नदी, सड़क, मानव या कोई नहीं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और नदी मानव द्वारा नहीं बनाया जाता, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन है। सड़क मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन है, और मानव खुद एक संसाधन है जिसको मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन कौन है, इसमें प्राकृतिक संसाधन जो है आपका नदी है। कौन तो सा यहाँ है? पर देखिए हम आपको JCERT टेक्स्ट बुक का पूरा कवर अप करवा रहे हैं, बहुत ही फास्ट आपका कवर अप करवा रहे हैं। सब नोट्स आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं, PDF दे रहे हैं, उसके बाद जो है सारा यहाँ पर आपको वीडियो दे रहे हैं, साथ में आपको पूछने के लिए भी यहाँ पर स्वतंत्रता दिया जाता है, आप फोन से बात भी कर सकते हैं। तो JTET के लिए तो आपको 101% बता रहे हैं, रामबाण इसका इलाज है कि आपको इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए सिर्फ JCERT टेक्स्ट बुक पढ़ लेना है और यहाँ से 101% आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो JCERT टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए हमारे साथ अभी आप जुड़ जाइएगा। सभी को मोबाइल नंबर दिया गया है और जल्दी करेंगे जिससे आपका बहुत जल्द हो जाए, और नहीं तो आप यहाँ से JCERT टेक्स्ट बुक का सारा नोट्स एक बार लेकर के पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मरुस्थल कहाँ स्थित है, राजस्थान, मंगोलिया, सीरिया या सभी जगह। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, थार मरुस्थल आपको जानते हैं ये राजस्थान में स्थित है। सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? JSSC में देखिए पूछा गया था, सारंडा वन कहाँ पाया जाता है, बिहार, गुजरात, राजस्थान या झारखंड, किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए सारंडा जो है झारखंड राज्य में है। ठीक है, झारखंड राज्य का वन है और बहुत ही विस्तृत और बहुत ही विशाल वन है। ठीक है, भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? JSSC में 2 बार ये प्रश्न आ गया, देखिए। ठीक है, और कहाँ कहाँ छिपा हुआ है? तो JCERT टेक्स्ट बुक में छिपा हुआ है और क्लास 8 का एक्सरसाइज 2 में। ठीक है, मिल रहा है ना, मिल रहा है बहुत ज़्यादा। 57%, 32%, 35% या कोई नहीं। तो भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? 57% है। ठीक है, भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? 17%। भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? 17%, 25%, 22% या 23%। ठीक है, तो भारत में वन जो है कितना प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? 22% पर, और होना कितना चाहिए? तो ये 33% होना चाहिए। ठीक है, जो कि कम है यहाँ पे। अगला है भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? जो जमीन होता है उसका ऊपरी परत क्या कहलाता है? चट्टान, मृदा, खनिज या कोई नहीं। तो ये जो मेरा भूपृष्ठ है इसका ऊपरी परत जिस पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं ये जो होता है उसको मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, ये प्रश्न अभी तक JSSC में 4 बार ना, ये एकदम दिमाग में याद रख लीजिएगा। माइका युक्त मिट्टी किसको, या ढिबरी युक्त मिट्टी कहाँ पाया जाता है, ये सभी किस कहाँ पाया जाता है, या अबरक वाली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, ये सभी जो है आपको झारखंड के कोडरमा जिले में पाया जाता है। ठीक है, कोडरमा जिला में आप जैसे प्रवेश कीजिएगा ना तो सारा रोड चमकता हुआ मिलेगा, सारा रोड क्या हुआ, चमकता हुआ मिलता है। चमकने का कारण क्या है? तो वहाँ पर अबरक का खान है, अबरक का खदान है, जिसके कारण जो भी लोग मायका ले जाते हैं उसको, अबरक को मायका भी बोला जाता है। ठीक है, मायका बोला जाता है, उसी को माइका हम लोग बोलते हैं, उसी को ढिबरा हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढिबरा। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको छोड़ने वाला नहीं है, ये प्रश्न आपका JTET में भी आया था अगर आप देखे होंगे तो। ठीक है, तो माइका युक्त मिट्टी या अबरक युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है, या चमकती हुई मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है, कुछ कह सकता है, वो आपको कोडरमा में डाल देना है। किस में डाल देना है? कोडरमा में। राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या कुछ नहीं। देखिए अभी जब झारखंड हम आपको पढ़ाएंगे ना झारखंड, तो उसमें झारखंड जीके का 10 ऐसा ट्रिक है जिससे आपका पूरा झारखंड कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो मिट्टी वाला भी ट्रिक हम देंगे। फिलहाल इसका एक ट्रिक है, राजा साहेब जानत बड़े पलामू के जलवा लाल। ठीक पा, राजा साहेब जानत बड़े पलामू के जलवा लाल। तो राजा के सामने आएगा का ना, और राजा साहब यानी राजमहल ट्रैप, उसमें क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। ठीक है, इसका हम ट्रिक देंगे। आप सिर्फ कमेंट कीजिएगा कि झारखंड जीके का ट्रिक चाहिए, आपको झारखंड जीके हम ट्रिक से यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन कमेंट आपको जरूर करना होगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ढालू स्थान पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? ये भी JSSC में पूछा गया है। समुच्च रेखीय जुताई, ढाल वाली जुताई, दुग्ध मेखला जुताई या हरा वर्णक जुताई। ठीक है, तो ढाल वाले स्थान पर समुच्च रेखीय जुताई की जाती है।
धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी से किसका अवशोषण होता है? धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी से किसका अवशोषण होता है? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन या कोई नहीं। देखिए कोई भी फसल जो होता है ना, कोई भी फसल वो मिट्टी से क्या अवशोषण करता है? नाइट्रोजन। क्या अवशोषण करता है? नाइट्रोजन। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एक ही स्थान पर लगातार एक फसल नहीं लगाना चाहिए, बदल बदल कर लगाना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप एक ही जगह पर आपने यहाँ पर अगर फसल जो किया वो आपका जो था चना का है, तो वहाँ पर मिट्टी में क्या हो जाता है? दलहन का है, तो नाइट्रोजन की प्रधानता हो जाती है, नाइट्रोजन अधिक हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम किस तरह की फसल कर लेते हैं? वहाँ पर नाइट्रोजन जो अवशोषण करने वाला है उसमें गेहूं कर लेंगे, उसमें मक्का कर लेंगे। अब क्या होगा यहाँ पर? तो जो मिट्टी है उसका बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक एक फसल अगर दलहनी करते हैं तो दूसरी फसल जो है यहाँ पर हम लोग खरीफ फसल को भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला, दलहन पौधे की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करती है? दलहन पौधे की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करती है? सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस, ठीक है। तो दलहनी पौधों की जड़ें में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन का पोषण ये करती है, ठीक है। किसका पोषण करती है? नाइट्रोजन का। दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ये प्रश्न आपका जेएसएससी में 3 बार पूछ दिया गया है। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा जीवाणु पाया जाता है? हरा फल होता है, लेग्यूम होता है, राइजोबियम होता है या कोई नहीं, ठीक है। तो दलहनी पौधों के जड़ों में सूक्ष्म जीव राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है, जो मिट्टी में पोषक तत्वों को प्रदान करता है। जल कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या कोई नहीं, ठीक है। तो जल क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रदत्त है। अगर कम होती है तो फिर प्रकृति द्वारा यहाँ पर फिर से हो जाती है, यानी इससे जल चक्र का काम चलते रहता है, जल चक्र का काम चलते रहता है। इसलिए जल जो है आपको नवीकरणीय संसाधन में चला जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 1/3, 2/3, 3/4 या कोई नहीं, ठीक है। देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन, एक 2/3 भाग भी कहीं को देखने को मिलता है, कहीं पर 3/4 भाग भी देखने को मिलता है, लेकिन ये दोनों चीज एक साथ नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चाहे तो 3/4 दिया रहता है, चाहे तो 2/3 दिया हुआ रहता है। अगर दोनों भी है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि 3/4 में मारिएगा, ठीक है। 3/4 में मार लीजिएगा, ओके। और ये नहीं रहे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2/3 भाग में, ठीक है। ऑप्शन को देखना पड़ेगा। महासागर का जल किस प्रकार का जल है? लवणीय जल, खारा जल, नमकीन जल या सभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महासागर का जल है वो कैसा है? खारा जल है। महासागरीय जल खारा जल है, इसको कहेंगे तो नमकीन जल है, और उसी को कहते हैं तो लवणीय जल। यानी तीनों कहा जाता है, खारा लवणीय भी कहा जाता है, खारा भी। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो महासागर का जल आप पी नहीं सकते हैं। एक बार सैनिक लोगों ने अपनी गाथा में लिखी हुई थी कि महासागर में जल बहुत है, लेकिन पीने से भी पानी मर रहे हैं। ये सैनिक की गाथा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मर्चेंट नेवी लोग जाते हैं तो महासागर में जब भी वो क्या करते हैं, ट्रिप करके आते हैं, तो अगर उनका जो है पानी समाप्त हो जाता है तो क्या है, पानी के ढेर में ही जा रहे हैं, पानी में ही जा रहे हैं, लेकिन क्या है, वो मर सकते हैं पानी के बिना, ठीक है। तो इसलिए महासागर का जल कैसा है? लवणीय है, खारा भी है, नमकीन भी है, यानी इसका राइट आंसर सभी होगा, ठीक है। अगला है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत महासागरीय जल लवणीय जल है, ठीक है। कितना प्रतिशत भाग महासागरीय जल लवणीय जल है? तो पृथ्वी पर कितना है? देखिए यहाँ पर जो महासागर में जल पाया जाता है ना, वो आपका होता है 97%, ठीक है। कितना होता है? 97% होता है वो लवणीय जल है। मतलब ये क्या है? लवणीय जल है, इसी को कहिए खारा जल है। पृथ्वी पर कितना महासागरीय जल है, ठीक है। ये सभी देखिए अब जैसे आर्टिस्ट निकल के आ रहा है और आपको लग रहा है कि हमने परीक्षा दिया था, ये प्रश्न आया था, हमसे छूटा है, तो आप लोग मिस मत कीजिए, ठीक है। सामाजिक विज्ञान को तो ऐसा हम यहाँ पर हलवा बना दिए हैं ना, कि चाहे आप यहाँ पर पॉलिटिकल को देखिएगा, चाहे आप यहाँ पर आप देख लीजिएगा ज्योग्राफी को, चाहे हिस्ट्री को, पूरा हलवा बना दे रहे हैं। 10th तक का जो आप देख लिए ना, तो यहाँ से चाहे आपका पेपर 3 में छप रहा है, चाहे पेपर 4 में छप रहा है, बता दे रहे हैं। यहाँ से आपका प्रश्न अगर पेपर 4 में है तो आपको 40% भिड़ना ही भिड़ना है, और अगर पेपर 3 में है तो यहाँ से तो 60 और 70% आपको लड़ जाएगा, एकदम लड़ेगा, ठीक है। तो आप नोट्स लेना कभी नहीं भूलिएगा, और पढ़ना जितना भी हो सके जल्दी जल्दी लेकर के पढ़ लीजिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है, ठीक है। अगला, पृथ्वी पर कितना भाग अलवणीय जल या मीठा जल होता है? देखिए लवणीय, लवणीय क्या होता है? लवणीय, लवणीय मतलब क्या होता है? लवण युक्त, यानी वो खारा भी होता है, वो नमकीन भी होता है। लेकिन अलवणीय जल अवरी, उसमें खारा नहीं रहेगा, नमकीन नहीं रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं मीठा जल। क्या कहते हैं? मीठा जल, जो हम लोग किसका, तो पीने के काम में उपयोग लाते हैं, ठीक है।
तो पीने के काम में उपयोग लाते हैं, वो कितना परसेंट है? 4%, 5%, 2% या 2.7%। देखिए ये प्रश्न अभी तक झारखंड में जो टीचर बनने के लिए था ना, तो ये आपको 2008 में भी आया हुआ था, ठीक है। 2008 का एग्जाम हुआ उसमें भी आया, 2012 का एग्जाम हुआ उसमें भी आया, और यहाँ पर अभी जेटेट में भी ये प्रश्न पूछ दिया गया था, ठीक है। तो ये जल वाला चैप्टर जो है ना, आप देख ही लीजिएगा, एकदम एक प्रश्न यहाँ से आता है। तो अब देखिए अलवणीय जल या मीठा जल कितना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो परसेंटेज है ना, ऐसे 3% होगा, लेकिन आपको 3% बहुत कम देता है, आपको देगा 2.5 या 2.6 या 2.7, इस तरह का नज़दीकी देगा। तो याद रखिएगा 2.5 से लेके 2.9 के बीच वाला जो है उसको आप टिकिंग करिएगा, नहीं तो ऐसे ऑप्शन कंफ्यूज नहीं करता है। यानी 4%, 2%, 3% और देगा यहाँ पर 6%, तो 3% वाला कर लीजिएगा, लेकिन ये 2.5 से 2.9 के बीच में एक ऑप्शन देता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते उन्हें कौन सा वन कहते हैं? सदाहरित वन, पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सदाहरित वन के नाम से जानते हैं। एक साथ जो है सभी पत्तियों को नहीं गिराती, वो धीरे धीरे गिरते रहता है। वैसे वन जो किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियों की किसी विशेष ऋतु एक साथ गिरा देते हैं उन्हें कौन सा वन कहते हैं? सदाहरित वन, पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं, ठीक है। तो उन्हें हम लोग पर्णपाती वन कहते हैं, जो एक ही साथ अपने सारे पत्तियों को गिरा देते हैं और एक ही साथ वहां पर फिर से पत्तियां निकलती है उसमें। जंगल में आग लगना क्या कहलाता है? बड़वा नल, दावा नल, पावा नल या कोई नहीं? MVVI प्रश्न इसको है, ठीक है। 1001 बार ये प्रश्न पूछ दिया गया है। तो पूछा कैसा है? तो जो जंगल में आग लगना, और एगो पूछता है पेट में आग लगना को क्या कहते हैं? पेट में आग लगना को क्या कहते हैं? और दूसरा पूछता है जंगल में आग लगना को क्या कहते हैं, ठीक है। एकदम याद रखिएगा, जंगल में आग लगना को क्या कहते हैं और पेट में आग लगना को क्या कहते हैं। दो प्रश्न एकदम 100% छप जाता है, ठीक है। तो देखिए पेट में जो आग लगता है ना, पेट में, तो पेट में हम लोग का पाया जाता है, देखिए बड़ी आंत। क्या पाया जाता है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत पाया जाता है, इसलिए ब से बड़वा नल याद रखिएगा, बड़वा नल याद रखिएगा जी, ठीक है। क्या याद रख लीजिएगा आप लोग? बड़वा नल। पेट में आग लगता है तो पेट में बड़ी आंत पाया जाता है और बड़ी में ब है, इसलिए इसको याद रखिएगा, बड़वा नल। एकदम क्लियर इसको कर लीजिएगा, ऐसी समझिएगा, नहीं तो रटने वाला जो है ना, बड्डी लोग कंफ्यूज किया। ये प्रश्न बार बार आपका झारखंड में तो हर बारे पूछिए दे रहा है, समझे। तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, अब जंगल में आग लगने वाले को क्या कहेंगे? इसको कैसे याद कर ले कि एकदम दिमागवा में हमारे बनल रहे और हम कहीं ना भुलाएं? अब बताइए कैसे होगा। तो देखिए जंगल में कैसे याद रखिएगा, जंगल होता है ना जी, तो जंगल में जड़ी बूटी पाया जाता है। जंगल में क्या पाया जाता है? जड़ी बूटी। और जड़ी बूटी से क्या बनता है जी? दवा बनता है, ठीक है। तो जंगल में दावा वाला पेड़ पाया जाता है, तो दावा वाला पाया जाएगा तो ओकरा क्या कहेंगे? दावा वाला के कहेंगे दावा नल। याद हो गया? दावा वाला के क्या कहेंगे? दावा नल। जंगल में तो एकदम याद रखिएगा, जंगल में क्या मिलता है? तो जंगल में क्या मिलता है? दावा। जंगल में क्या मिलता है? दावा, ठीक है। जंगल में पेड़ जड़ी बूटी होता है, जंगल में जड़ी बूटी होता है, जड़ी बूटी से मिलता है दावा, और उसी को हम कहेंगे दावा नल। उसी को क्या कहेंगे? दावा नल। याद हो गया एकदम कंफर्म। तो देखिए, तो जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। एकदम यहाँ से एक प्रश्न छप रहा है। अब बताइए, इसी तरह से जैसे हम सारा चीज आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज अगर 10वां तक आप कर लेते हैं, तो देखिए कोई आप बाजारू किताब लिए होंगे, आज हम आपको 100% मुहर मार के दे देते हैं। कोई आप बाजारू किताब लिए होंगे और खूब रटे होंगे, लेकिन इस तरह से आपको कहीं भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हम आपको यहाँ पर PDF भी दे दे रहे हैं, साथ में आपको यहाँ पर इसका क्लास भी दे दे रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए इतना चीप रेट में। तो आप सभी अभी अभी वीडियो देखने के बाद तुरंत जुड़ जाइए, और जितना भी समय है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, सब कुछ देख लीजिए इंपॉर्टेंट, कि आपको यहाँ पर स्कोर बढ़ जाए आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, किस अधिनियम के तहत वन्य जीवों का अवैध शिकार तथा व्यापार पर रोक लगाया गया है? 1978, 1971, 1972 या 1975? तो वन्य जीव अधिकार अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था, इसलिए इसका 1972 ही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई? 1972 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1970 ईस्वी या 1978 ईस्वी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है आपका 1972 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी, ठीक है।
अगला, भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई? टाइगर रिजर्व प्रश्न जेएसएससी का पूछा गया है 1971, 1972, 1973, 1974। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट जो आया था वो आपको देखिए 1973 ईस्वी में, किसमें आया था? 1973 ईस्वी में आया हुआ था। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? यह भी पूछे गए प्रश्न है। कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 16, 17, 18 या 19? इसका राइट आंसर है 18। भारत का प्रथम जैव मंडल क्षेत्र स्थापित किया गया 1981, 1982, 1986 या 1988। तो भारत का प्रथम जैव मंडल क्षेत्र जो है वो आपको 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ पर नोट्स जो हमसे परचेज करते हैं उनके लिए यहाँ पर बना हुआ है। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 ईस्वी तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, जो नीलगिरी में स्थित है। ठीक है, तो भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ? 1986 में, और कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? झारखंड में अब तक 10 बार पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, अब तक 10 बार, जौने में जाइए तौने में एकदम डालिए दे रहा है, समझ गए? तो देख लीजिएगा, बेतला नेशनल पार्क, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, तोपचाची अभ्यारण्य, कोई नहीं। ठीक है, तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका बेतला नेशनल पार्क है। ठीक है, बाकी सभी यहाँ पर झारखंड में ही स्थित अभ्यारण्य हैं। अगला प्रश्न है, बेतला नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है? बेतला नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है? देखिए ध्यान दीजिएगा जी, ये प्रश्न झारखंड में, हम झारखंड की केवल बात बता रहे हैं, ये अभी तक 12 बार पूछा गया है। बेतला नेशनल पार्क 12 बार प्रश्न पूछा गया है, 1-2 बार की बात हटा दीजिएगा। देखिए, और हर बार यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज किया है। ठीक है, तो बेतला नेशनल पार्क ये क्या है? बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको देखिए पलामू रहता है और लातेहार नहीं दिया हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा, लातेहार नहीं। तो इसमें क्या होता है, पलामू अगर है तो आप तो पलामू ही टिक कीजिएगा, और ये भी गलत होता है। और 1 मार्क्स मिला था, जेटेट में भी सबको मिला था। ठीक है, लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि यह अगर अब पूछे तो गढ़वा, पलामू, लातेहार, तो आपको पलामू में नहीं मारना है। यह किस जिले में आ गया है? लातेहार में है। ठीक है, तो बेतला नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है? पलामू में नहीं मारिएगा, क्योंकि पलामू बहुत बार प्रश्न दे के कन्फ्यूज करता है। अगर लातेहार है तो लातेहार को कीजिएगा, क्योंकि यह जो अब लातेहार जिला में आ गया है। ठीक है, देखिए आपको जेटेट 1 to 5 या 6 to 8 किसी भी का तैयारी करना है, आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स लेके एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि देखिए बहुत से चैनल आपको बहुत ऐसे प्रश्न देते हैं जो अभी आकलन में भी नहीं भिड़ा था और आपका सहायक का चार्ज भी नहीं भिड़ा था। लेकिन आप बात कीजिएगा, जो एग्जाम दिए हैं पूछिएगा जेसीईआरटी से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पूरा जेसीईआरटी यानी जैक किताब ले रहा है तो जैक का जो फ्री में किताब सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, पढ़ लीजिएगा अपने से भी। नहीं जुड़ना है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट उसी से बनेगा। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप यहाँ से नोट्स भी खरीद करके पढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नोट्स आपको 500 रुपये में यहाँ से सारा चीज़ का मिल जाएगा। ठीक है, तो 500 रुपये आप परचेज कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ करके भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं डेली आपको, और काउंसलिंग भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर जो है बात करने का भी सुविधा आपको दिया गया है। चलिए चलते हैं अगला। वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, खनिज, खान, अधातु या कोई नहीं। ठीक है, तो खान करके यानी खनन के द्वारा जैसे जो प्राप्त होगा, खान करके नीचे जमीन से जो निकाला जाएगा उसको क्या कहेंगे? तो उसको यहाँ पर राइट आंसर कहेंगे खनिज। जो खनन द्वारा निकलते हैं उसको खनिज कहते हैं। वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है क्या कहलाता है? देखिए, ये ऐसे जो विज्ञान पाठ में भी आपको पढ़ना है और ये भूगोल में भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण होता है उसको हम लोग कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क। अब रहने के बाद देखिए आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक है, कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? मतलब एल्युमिनियम बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ होता है वो क्या चीज़ होता है जिससे एल्युमिनियम बनता है? एल्युमिनियम डायरेक्ट तो धरती के अंदर से नहीं निकल रहा है ना, एल्युमिनियम नहीं निकल रहा है, उसका एक अयस्क है जिसका नाम है बॉक्साइट। उसको क्या कहते हैं? बॉक्साइट। ठीक है, तो ये बॉक्साइट उसका अयस्क हो गया। तो जिनसे खनिज पदार्थ का निष्कर्षण किया जाता है उसको हम लोग अयस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस धात्विक खनिज में लौह अंश की प्रधानता होती है उससे कहते हैं। देखिए, बहुत सारे धात्विक खनिज ऐसे होते हैं जिसमें लोहा की प्रधानता होती है, जिसमें लौह पाया जाता है। ठीक है, बहुत सा आप पानी देखते होंगे चापाकल, तो बोलते हैं इसमें लोहा का गंध आ रहा है, लौह पाया जाता है। उसी तरह से बहुत से खनिज ऐसे हैं जिसमें लौह की प्रधानता होती है, उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लौह धात्विक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह धात्विक खनिज के नाम से जानते हैं। अगला है, इसमें कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? धात्विक खनिज का उदाहरण है। अब आपके मन में चल रहा कि धात्विक खनिज कौन सा है?
तो धात्विक खनिज वैसा खनिज जिससे धातु की प्राप्ति होती है, ठीक है। जो धातु वाला खनिज होगा उसको धातु कहेंगे, ठीक है। और धातु अधातु देखिए आपको यहाँ पर विज्ञान क्लास 8 में पढ़ना है, जिसका वीडियो और नोट्स भी आपको दे दिए हैं। तो भूगोल जो है यहाँ पर आपको विज्ञान से भी टैली करता है। तो जो धातु वाली चीज़ें हैं उसमें क्या होता है, आपको धात्विक खनिज होता है। और धातु, सोना भी धातु है, लोहा भी धातु है और चांदी भी धातु है, इसलिए ये सभी चले जाएंगे, ठीक है। तो धातु वाले जितने चीज़ें होती हैं वो धात्विक खनिज में चली जाती है, ठीक है। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का मतलब क्या हो गया? अधातु। अधात्विक खनिज का मतलब अधातु। और धातु और अधातु आपको नहीं पता है तो आप क्लास 8 का वीडियो पूरा बना हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर धातु अधातु क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा अधात्विक खनिज है? तो चूना पत्थर ये अधातु है, अब्रक ये भी अधातु है, जिप्सम ये भी अधातु है, यानी ये सभी जो है अधात्विक खनिज के अंतर्गत चले जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चीन, भारत, ईरान या इराक। तो विश्व में अगर सबसे अधिक कोयला का कोई देश उत्पादन कर रहा है तो वो आपका यहाँ पर चीन है, ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? चीन, भारत, ब्राजील या ईरान। तो तीसरा कौन है आपका? भारत है, यहाँ पर भारत है तीसरे स्थान पर। सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? सिटी ऑफ गोल्ड या इगोली के नाम से किसको जाना जाता है? ये प्रश्न अभी तक झारखंड में जो है 2 बार निकल के आ चुका है। और देखिए JCERT का क्लास 8 का था और सब लोग कहें कि बहुत भारी है, कहाँ से आया है, लेकिन आया यहीं से था, ठीक है। तो सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका या कोई नहीं, ठीक है। तो सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से दक्षिण अफ्रीका को जाना जाता है, याद रखिएगा। सिटी ऑफ गोल्ड याद रखिएगा, सिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? तो गोल्ड को यहाँ पर आप कर लीजिएगा, गोल्ड और डायमंड, सोना और हीरा। तो गोल्ड और डायमंड, डायमंड में डी से दक्षिण अफ्रीका याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो गोल्ड और डायमंड ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग इगोली अर्थात सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। जोहान्सबर्ग को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरेले खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अफ्रीका में सोना और हीरा उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो किम्बरेले खान है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा या मोती, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का जो किम्बरेले खान है वो आपको हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या कोई नहीं, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश जो है आपका वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु का प्राप्ति होती है? ये झारखंड में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु की प्राप्ति होती है? सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कोई नहीं। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर बहुत सा केमिस्ट्री में जो होता है अयस्क के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉक्साइट अयस्क से किसकी प्राप्ति होती है? एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। याद रखिए बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। और ये बॉक्साइट का निष्कासन के लिए झारखंड का कौन सा जिला है? तो ये लोहरदगा है। कौन सा जिला है आपका? लोहरदगा है बॉक्साइट के लिए। अब बता देते हैं ये बॉक्साइट जो देखिएगा, अगर आप झारखंड में सफ़र करेंगे तो आप बॉक्साइट देखिएगा, आपको यहाँ पर रेलवे से यदि आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको बॉक्साइट का यहाँ पर रेलवे स्टेशन देखिएगा, रिचू घूटा एक स्टेशन है। कौन स्टेशन है? रिचू घूटा एक स्टेशन, जहाँ पर देखिएगा लाल लाल पत्थर जो है पूरा पहाड़ के जैसा जमा किया हुआ है, वो बॉक्साइट है, ठीक है। और दूसरा यदि आप अपने इर्द गिर्द रेलवे स्टेशन किनारे देख सकते हैं तो आप टोरी स्टेशन आ जाइए। टोरी स्टेशन पर आप देखिएगा तो वहाँ पर जो है आपको बॉक्साइट मिलेगा। बाकी लोहरदगा तो इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से लोहरदगा का निष्कासन होता है, वहाँ ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला, भारत में लौह अयस्क किस जिले में स्थित है? भारत में लौह अयस्क किस जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, धनबाद या कोई नहीं। तो देखिए लौह अयस्क वाला जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम में गोवा, नोआमुंडी, जामदा, किरीबुरू ये सब प्रमुख खनन केंद्र है। झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन किस जिले में होता है? अभी हमने आपको बताया था, वो अभी गया। और वो किस जिले में है? लोहरदगा है, पलामू है, गढ़वा है, कोई नहीं। तो लोहरदगा होगा, ठीक है। क्या होगा? लोहरदगा यहाँ पर हो जाएगा। झारखंड में अबरक का उत्पादन में अग्रणी जिला है। झारखंड में अबरक उत्पादन का अग्रणी जिला है कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। ये अभी तक JSSC में आपको झारखंड के एग्जाम जौन एग्जाम जाइए 11 बार पूछा गया है झारखंड में अबरक का। ये कौन है? कोडरमा। देखिए अब आप बोलिएगा
कि सर हमको झारखंड अलगे से बता दीजिए। अरे भैया अलगे से बता देंगे तो नहीं भिड़ेगा आपको। देखिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक इतना मस्त टेक्स्ट बुक है ना, उसमें हर चैप्टर में आप जाइएगा ना तो झारखंड का जीके वहीं से इंक्लूड है, ठीक है। और आपको झारखंड जीके जो है यहीं से पढ़ना है। आप अलग से अगर टेक्स्ट बुक लेकर पढ़े तो ठीक है पढ़िए, लेकिन कम अगर प्रश्न पढ़ के अधिक नंबर उठाना है तो जेसीईआरटी ही एक विकल्प है झारखंड में आपके लिए, ठीक है। लेकिन अब बात नहीं समझते हैं तो हम इस पर विशेष नहीं चर्चा करेंगे। आपको अगर लगता है तो हम देखिए इसीलिए सारा झारखंड जीके भी इंक्लूड इसी में हो गया, अलग से नहीं। अब बाकी तो हम आपको ट्रिक से बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। झारखंड में स्वर्ण सोना पाया जाता है। झारखंड में स्वर्ण सोना पाया जाता है कहाँ पर? स्वर्ण रेखा नदी में, पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी में सोना पाया जाता है। स्वर्ण रेखा मतलब सोना उसमें पाया जाता है। खनिज किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सुलभ संसाधन या कोई नहीं, ठीक है। तो खनिज देखिए एक बार समाप्ति होने पर उसके निर्माण में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए यह जो है अनवीकरणीय संसाधन में होगा। इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन, बहुत बार जीवाश्म ईंधन आया है। जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से जो ईंधन बनता है उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से जीवाश्म ईंधन बनता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है आपको जीवाश्म ईंधन है, सभी जीवाश्म ईंधन है, याद रखिएगा। कोपेको, क्या याद रखिएगा? कोपेको यानी कोयला, पेट्रोलियम, कोल गैस सभी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। इनमें कौन परंपरागत स्रोत है? परंपरागत स्रोत का मतलब जो सदियों से चली आ रही है उसको हम लोग कहते हैं स्रोत। तो परंपरागत स्रोत कहते हैं कि हम अपनी परंपरा को बर्बाद नहीं करेंगे, मतलब हमारा जो शुरू से कल्चर चलता रहा उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, उसी को कहते हैं परंपरागत। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो देखिए ये सभी जो है सदियों से चले आ रहे हैं, ये सब ऊर्जा के रूप में स्रोत का। तो ये यहाँ जो है आपको परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। जिस खनिज का प्रयोग सदियों से परंपरा से चला आ रहा है उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। उद्योग की जननी कहा जाता है कोयला, पेट्रोलियम, बॉक्साइट या लोहा? यही प्रश्न आपको जेएसएससी में पूछा गया था, ठीक है। उद्योग की जननी कहा जाता है किसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला को। कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या रकांतरी चट्टान, ठीक है। तो देखिए ये कोयला क्या चीज़ है? तो कोयला जो है यहाँ पर जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से बनता है, इसलिए जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म अवसाद में पाया जाता है, अवसाद में, इसलिए यह जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। सबसे उच्च किस्म का कोयला किसको माना जाता है? प्रश्न ये 2 बार अभी तक पूछा गया है, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है कि सबसे उच्च किस्म का कोयला किसको माना जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट या कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंथ्रासाइट हो जाएगा। झारखंड में कोयला उत्पादक देश है, झरिया, धनबाद, गिरिडीह या सभी, ठीक है। झारखंड में जो है आपको बता देते हैं कोयला का विशाल भंडार है और ये सब जगह कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है। झरिया में भी है, धनबाद में भी है, गोड्डा गिरिडीह में भी है। और आपका एक और स्थान जो है बहुत ज़्यादा कोयला का निष्कासन करेगा वो है बालूमाथ, ठीक है। बालूमाथ यानी यहाँ पर लातेहार जिला कह लेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? लातेहार। झारखंड में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट प्रकार का, बिटुमिनस प्रकार का, पिट प्रकार के या कोई नहीं, ठीक है। झारखंड में जो होता है ज़्यादा करके बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। झारखंड में पहली बार कोयला का उत्खनन किस वर्ष हुआ? 1802 ईस्वी, 1806 ईस्वी, 1894 ईस्वी या इसमें से कोई नहीं। तो झारखंड में पहली बार कोयला की जो खुदाई की गई वो सबसे पहले जो है आपको 1894 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो देखिए नोट्स बनाया हुआ है, 1894 ईस्वी में झरिया, धनबाद में, यानी धनबाद में इसका प्रारंभ सबसे पहले हुआ, झरिया में। पेट्रोलियम किस प्रकार के सेल में पाया जाता है? आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कैंतरित सेल या कोई नहीं, ठीक है। तो ये सभी पेट्रोलियम जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से होते हैं और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से क्या बनता है? जीवाश्म बनता है, अवसाद बनता है, इसलिए ये अवसादी सेल में चला जाएगा, ठीक है। किसमें चला जाएगा? अवसादी सेल के अंतर्गत चला जाएगा। काला सोना किसको कहते हैं? देखिए यही प्रश्न आया था जेटेट में और यही प्रश्न आया था जेएसएससी में। काला सोना किसको कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, कोल गैस या कोई नहीं। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला होगा ना। हाँ, यही सब लोग मार के आए थे, काला माने कोयला, लेकिन ये गलत था, ये गलत था। सही क्या था? तो काला सोना जो है देखिए पेट्रोलियम को कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा। काला सोना पेट्रोलियम में जाएगा
और काला सोना नहीं बल्कि ब्लैक डायमंड, काला हीरा कोयला में जाएगा। इसी का कन्फ्यूजन बहुत लोगों को, जैसे ही देखते हैं ना काला काला हीरा तो सोना भुला जाते हैं सोना को। सोना, काला सोना जो है वो पेट्रोलियम को दिया गया है, और ये आपका कहाँ तो JCERT के पाठ में था। और सभी बहुत, हमको लगता है कि 80% लोग इसको गलत किए थे। तो देखिए, आप कन्फ्यूजन जब तक दूर नहीं रखिएगा, जब तक JCERT को एक लाइन से नहीं देख लीजिएगा, उसका वीडियो नहीं सुन लीजिएगा। वीडियो सुनने के बाद जो है आपको बहुत कन्फ्यूजन दूर होता है, आप लोग नहीं सुनते हैं। देखिए, इसीलिए हम सारा वीडियो आपको दे रहे हैं चैप्टर वाइज भी, और फिर उसका महामैराथन भी करवा रहे हैं आपको। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं जुड़ रहे हैं। जुड़िए और सारा नोट्स लेके पढ़ लीजिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर 12 साल बाद कोई बहाली आता है यहाँ पर। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है असम का डिगबोई, मुंबई है, गुजरात की खंभात, ये सभी में जो है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। देखिए, विश्व में प्रथम तेल का कुआं, नोट्स बना हुआ है, विश्व में प्रथम तेल का कुआं 1859 ईस्वी में पेलिसवेनिया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजा गया। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में प्रथम तेल का कुआं 1890 ईस्वी असम के डिगबोई में खोदा गया। एकदम याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है कि डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये तेल उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और डिगबोई कहाँ है, ये भी प्रश्न पूछा है, तो डिगबोई असम में है, यानी प्रथम तेल का कुआं डिगबोई असम में खोदा गया। झारखंड में जल विद्युत उत्पादन का प्रारंभ किस परियोजना के साथ हुआ है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, भांगड़ा नंगल परियोजना, स्वर्ण कलकारो नदी परियोजना, या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में जल विद्युत उत्पादन योजना किस परियोजना के साथ हुआ है? तो दामोदर नदी घाटी निगम, दामोदर नदी घाटी परियोजना के साथ इसका हुआ है। DVC यानी दामोदर नदी घाटी निगम परियोजना की स्थापना कब हुई? 1946, 1947, 1948 या 1950? तो DVC यानी दामोदर नदी घाटी, दामोदर का वैली कारपोरेशन, इसकी स्थापना जो हुई 1948 ईस्वी में हुई है। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र 1878 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, या कोई नहीं। राइट आंसर ब्रिटेन में विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया? कर्नाटक में सरस्वती नदी पर, दामोदर नदी घाटी झारखंड में, कोलकारो नदी परियोजना कलकत्ता में, नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा भारत में सबसे पहले, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में सरस्वती नदी पर। इनमें कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? मैंने ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो सदियों से नहीं चले आ रहे हैं, जो नया अब वैकल्पिक के रूप में ढूंढा गया है, वो कौन कौन है वैकल्पिक स्रोत की, जिससे पहले परंपरागत स्रोत से हटा जाए? तो परंपरागत तो सदियों से क्या चला रहा है? कोयला, पेट्रोलियम, कोल गैस, ये तो देख लिए। लेकिन गैर परंपरागत जो अभी अब लेटेस्ट आ रहे हैं, जिसका स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सभी। तो ये सभी, सौर ऊर्जा भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, पहले से नहीं आ रहा था, अब निर्माण, पवन ऊर्जा का भी अब निर्माण इन्वेंशन किया गया, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं। ठीक है, चलिए, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है सौर कुकर, सौर तापक, सोलर कुकर, यह सभी में सौर ऊर्जा का प्रयोग इन सभी में किया जाता है। आप फिजिक्स के अंतर्गत भी इसको क्लास 10th का देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक केंद्र है चीन, अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, या कनाडा? ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक केंद्र जो है वो आपका यहाँ पर चीन है। भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, या कोई नहीं? तो भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन जो है आपको तमिलनाडु में होता है। परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई धातु है यूरेनियम, थोरियम, ए और बी दोनों, कोई नहीं? तो परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई दोनों धातुएं जो है यूरेनियम और थोरियम जो है परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई है। भारत में यूरेनियम का भंडार किस राज्य में पाया जाता है? भारत में यूरेनियम का भंडार जो है झारखंड के किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान, झारखंड, ए और बी दोनों, कोई नहीं? तो भारत के राजस्थान और झारखंड दोनों में जो है यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ पाया जाता है, आपको बताना। ठीक है, जादूगोड़ा, कर्णपुर, आम्रपाली, या कोई नहीं? तो यूरेनियम का भंडार जो है झारखंड में कहाँ पाया जाता है? आपको जादूगोड़ा में पाया जाता है। जादूगोड़ा का नाम एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, समझे? ये जादूगोड़ा अब तक के एग्जाम में 10 बार पूछ दिया गया है आपका, झारखंड के एग्जाम में, चाहे आप कौन एग्जाम में जा रहे हैं, कि जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ है, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो जादूगोड़ा जैसे ही मिले तो गोड़ा को एकदम याद रख लीजिएगा
ये यूरेनियम के लिए है और ये जादूगोड़ा में मिलता है। यानी यूरेनियम किस जिला में कहाँ प्राप्त होता है? तो जादूगोड़ा में। ठीक है, जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम पूर्वी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। झारखंड में जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए यह प्रश्न फिर आ गया, यह प्रश्न तो पूछबे करता है। झारखंड में जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, थोरियम, क्रायोलाइट, या कोई नहीं। इसका राइट आंसर यूरेनियम है। और देखिए जेसीईआरटी में ही आपको मिला ना, चैप्टर भी देख लीजिएगा। आपको दिक्कत हो तो आप क्लास जाइएगा, 8 क्लास लीजिएगा, इससे चैप्टर खोलिएगा, देखिए मिलेगा। तो बहुत कन्फ्यूजन आपको जो है जेसीईआरटी में दूर हो जाएगा और कम प्रश्न पढ़ के ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न आपको भिड़ रहा है। थोरियम सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक, केरल, झारखंड या मध्य प्रदेश सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा केरल। थोरियम किस प्रकार के बालू में पाया जाता है? क्रायोनाइट बालू, थ्रायोनाइट बालू, मोनोजाइट बालू। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोजाइट बालू में जो है थोरियम पाया जाता है। कल्पकम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो कल्पकम तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं। तारापुर बहुत बार पूछा गया है और आपको देखिए हम यहाँ पर अलग से भी नोट्स देंगे। ये तो किताब का है इसलिए इसमें हम किसी चीज़ को शामिल नहीं किए हैं। परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में कौन स्थित है उसका भी ट्रिक आपको हम दे देंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या सभी। ठीक है, तो रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो रावत भट्ट जो है आपका राजस्थान में है। रावत भट्ट कहाँ है? राजस्थान। रावत भट्ट और रा से राजस्थान, यानी रावत भट्ट जो है आपका राजस्थान में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर जो है किस राज्य में स्थापित किया गया? तो वो आपका जो है यहाँ पर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। ठीक है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत का। भारत का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात राज्य के कल्प खाड़ी में, नरौरा उत्तर प्रदेश, कल्पकम तमिलनाडु या कोई नहीं। तो गुजरात के कच्छ खाड़ी में स्थापित किया गया। मृत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के अवशेष के विघटन के फलस्वरूप कौन सी गैस प्राप्त होती है? प्राकृतिक गैस, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन। तो कौन सी गैस? जीव जंतुओं के अवशेषों, सड़े गले अवशेष के फलस्वरूप जो है यहाँ पर बायोगैस की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका बायोगैस हो जाएगा। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बायोगैस आया हुआ है, इसमें आपका मीथेन पाया जाता है। बायोगैस में मीथेन गैस का प्रतिशत कितना होता है? 75, 82, 95 या कोई नहीं। तो 75% होता है। क्रिया में किसको शामिल किया जाता है आपको बताना है। देखिए 3 प्रकार की क्रियाएं जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। एक है प्राथमिक क्रिया, एक है द्वितीयक क्रिया और एक है तृतीयक क्रिया। तीनों से एक प्रश्न एग्जाम में निकल के आते हैं, तीनों को हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, प्राथमिक क्रिया में किसको शामिल किया जाता है? कृषि को, खनन को, मछली पालन को या सभी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता कौन कौन है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत वे सारी क्रियाएं शामिल की जाती है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से होता है। मतलब जिसका प्राकृतिक संसाधन का हम निष्कर्षण करते हैं, शुरू बार निकालते हैं, वही जो चीज़ है आपकी प्राथमिक क्रिया है। जैसे कृषि, तो जो हम लोग हैं कृषि जब करेंगे तो उससे या तो धान का उत्पादन करेंगे या चावल का उत्पादन करेंगे या गेहूं का उत्पादन करेंगे या सरसों का उत्पादन करेंगे, तो ये कृषि जो है आपकी प्राथमिक क्रिया में चला गया। ठीक है, खनन कार्य यदि आप करेंगे, देखिए खनन कार्य यहाँ पर जो है कृषि। ठीक है, खनन कार्य करेंगे तो आप क्या निकालेंगे? चाहे तो आप बॉक्साइट का अयस्क निकालेंगे, चाहे तो आप हेमाटाइट निकालेंगे, चाहे तो आप कोयला निकालेंगे ना। तो ये प्राथमिक क्रिया में शामिल होता है। मछली पालन किसके लिए? तो ये प्राकृतिक क्रिया में शामिल है जिससे आपको बाहर आने पर जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वितीय क्रिया में शामिल होता है। द्वितीय क्रिया में शामिल होता है बॉक्साइट से एल्युमिनियम, गेहूं से रोटी, लकड़ी से चौकी या सभी। ठीक है, तो प्राथमिक क्रिया तो आपने देखा जिसका संबंध सीधे प्रकृति से किसी भी चीज़ का निष्कासन, किसी भी चीज़ का उत्पादन, किसी भी चीज़ के उत्पादन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब द्वितीय क्रिया में वैसे चीज़ शामिल है जब प्राथमिक क्रिया का निष्कासन हो गया उसके बाद जो उसका उपयोग हम लोग करेंगे वो द्वितीय क्रिया में शामिल होता है। तो देखिए ये बॉक्साइट जो निकला, ये खदान से निकला, ये प्राथमिक क्रिया में शामिल था। अब उससे एल्युमिनियम बना तो वो द्वितीय क्रिया हो गया।
गेहूँ कृषि से हुआ, ये प्राथमिक क्रिया में शामिल था, लेकिन उसे रोटी बनाया तो वो द्वितीयक क्रिया में शामिल हो गया। तो इसका राइट आंसर इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत किसको लाया जाता है? प्राथमिक क्रिया से प्राप्त वस्तु द्वारा जो नई वस्तु निर्मित की जाती है, जो नई वस्तु निर्मित की जाती है वो जो है आपको द्वितीयक क्रिया में शामिल की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, तृतीयक क्रिया में किसको शामिल किया जाता है? यातायात, संचार, विज्ञापन या सभी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग जान जाएंगे तृतीयक क्रिया होता क्या है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है, तृतीयक क्रिया में वैसे क्रिया को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे प्राथमिक क्रिया जो निष्कासन हम लोग किए, द्वितीय क्रिया जब उसका उपयोग होने लगा, और तृतीय क्रिया उपयोग को जो बाज़ार में ले जा करके हम लोग बेचते हैं, बाज़ार में जब बेचने लगे हम लोग और उसको आगे बढ़ाने लगे उस चीज़ को, तो वो सभी तृतीय क्रिया में आते हैं। जिससे दुकानदार किसी चीज़ को पहला प्रथम क्रिया हुआ, उसका उत्पादन जो निकला, निष्कर्षण हुआ, उसके बाद उससे जो मटेरियल बन गया वो द्वितीय क्रिया हो गया। और इस मटेरियल को अगर बाज़ार में कोई बेच रहा है जिससे हमको सहयोग प्राप्त हो रहा है आगे बढ़ाने में, तो तृतीय क्रिया है। तो दुकानदार हो जाएगा, बाज़ार हो जाएगा, कर्मचारी होगा, ब्यूटी पार्लर, ड्राइवर, डॉक्टर, ये सभी जो है आपका तृतीय क्रिया में शामिल हैं। झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि जो है कृषि योग्य है? प्रश्न जेएसएससी में पूछा गया था। 37.30, 32, 29 या डी में 35%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37.30। ठीक है, झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है? झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है? ये भी जेएसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। 29.61, 25, 23 या 27%। ठीक है, तो झारखंड राज्य में जो वन है आपका 29.61% पर है, लेकिन वन होना कितना चाहिए था आपको? 33% में। ठीक है, एग्रीकल्चर का संबंध किससे है? प्रश्न आया हुआ है, एग्रीकल्चर का संबंध किससे है? कृषि कार्य, मत्स्य उत्पादन, रेशम उत्पादन या फूलों की खेती। तो एग्रीकल्चर मतलब कृषि होता है, तो कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर का संबंध किससे है? कृषि कार्य, मत्स्य उत्पादन, अंगूरों का उत्पादन या फूलों की खेती। ठीक है, विटीकल्चर जो होता है वो अंगूर के उत्पादन से जुड़ा हुआ चीज़ है। विटीकल्चर होता है ये अंगूर का उत्पादन। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? पीसी कल्चर का संबंध किससे है? बार बार आने वाला प्रश्न है, 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? तो ये आपका किससे है? संबंध मत्स्य पालन से है। पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है। सेरी कल्चर का संबंध किससे है? ये भी प्रश्न आया हुआ है, सेरी कल्चर का संबंध किससे है? ठीक है, कृषि कार्य, मधुमक्खी, फल उत्पादन या रेशम उत्पादन। ठीक है, तो सेरीकल्चर जो जुड़ा हुआ होता है, सेरीकल्चर ये रेशम से जुड़ा हुआ था। सेरी किससे जुड़ा हुआ होता है? रेशम से जुड़ा हुआ, तो ये रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ फसल से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? आपको बताना, फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? कृषि कार्य, मधुमक्खी पालन, फूलों का उत्पादन या रेशम का उत्पादन। देखिए फ्लोरी ना, तो फ्लोरी इसको कहेंगे फ्लावर। क्या कहेंगे? फ्लावर। फ्लावर माने फूल, तो फूलों का उत्पादन। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर माने फूलों का उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एपीकल्चर का संबंध किससे है? देखिए एपीकल्चर का संबंध किससे है? एप माने क्या होता है? एप माने होता है, देखिए यहाँ पर शहद या मधुमक्खी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, शहद या मधुमक्खी। तो एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन से इसका संबंध है। किससे संबंध है? मधुमक्खी पालन से संबंध है। कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप क्या है? कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप क्या है? स्थानांतरित कृषि, जीवनवाहर कृषि, चलवासी कृषि या कोई नहीं। तो कृषि का सबसे जो प्राचीन स्वरूप है वो देखिए आपका यहाँ पर है स्थानांतरित कृषि। क्या है? स्थानांतरित कृषि, जो शुरू बार स्थान बदल के करते रहते थे, तो उसको हम लोग जो है स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ये सभी स्थानांतरित कृषि में जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसको आप याद रख लीजिएगा। स्थानांतरित कृषि को विभिन्न जगहों पर विभिन्न नाम से जाना जाता था। वो एक प्रश्न देखिए निकल के आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता था? झूम, रोका, दीपा या चेनो। ठीक है, तो देखिए स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में जो है वो झूम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? झूम की खेती ना, नाम सुने होंगे, झूम की खेती, उसको स्थानांतरित कृषि ही कहा जाता है, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में इसका नाम झूम की खेती के लोग जानते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? झूम, रोका, दीपा या चेनो। ठीक है, ये जब आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहाँ पर इसका नाम बदल दिया जाएगा और इसका नाम हो जाएगा दीपा। क्या हो जाएगा इसका नाम? दीपा। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? झूम,
चेनो, रोका या दीपा। ठीक है, जब आप ब्राज़ील में जाएंगे तो स्थानांतरित कृषि का नाम बदल करके यहाँ पर हो जाएगा रोका। क्या हो जाएगा? रोका। गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है? स्टेपिज को, वेल्ड को, प्रेरीज को या उत्तरी अफ्रीका को? तो गेहूं का कटोरा जो है वो आपको प्रेरीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रेरीज। मिश्रित कृषि कहलाता है, मिश्रित कृषि में कौन आता है? कृषि के साथ दलहन फसल, रबी फसल और खरीफ फसल साथ में, कृषि के साथ पशुपालन कार्य, कृषि के साथ उर्वरक का उत्पादन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर अभी देखिए तो ये मिश्रित कृषि का आपका कृषि के साथ साथ यदि आप पशुपालन का कार्य करते हैं तो वो जो है आपका मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस में होता है? मलेशिया, ब्राज़ील, भारत या फिलीपींस। ठीक है, तो रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक जो होता है आपका मलेशिया में होता है। कहवा का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? मलेशिया, ब्राज़ील, भारत या फिलीपींस। ठीक है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है आपका ब्राज़ील में होता है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? आपको बताना है, मलेशिया, ब्राज़ील, भारत या फिलीपींस। से बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, चाय का उत्पादन याद रखिएगा। तो चाय का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक जो होता है आपको कहाँ पर होता है? भारत में होता है। कहाँ पर होता है? भारत में होता है। ठीक है, नारियल का सबसे अधिक उत्पादन फिलीपींस में और मसाला के सबसे अधिक उत्पादन भी भारत देश में ही होता है। कहवा के बड़े बागान को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कहवा के बड़े बागान को क्या कहा जाता है? एजेंडा, फजेंडा, पजेंडा या चजेंडा, क्या कहता है? ठीक है, तो कहवा के बड़े बागान को फजेंडा जाना जाता है। क्या जाना जाता है? फजेंडा। भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल। ठीक है, भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो आपका किस राज्य में होता है? असम राज्य में होता है। सबसे अधिक नारियल का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? असम, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक नारियल का उत्पादन जो होता है आपका भारत के किस राज्य में? तो वो आपका केरल में होता है। सबसे अधिक कहवा का उत्पादन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या कश्मीर। ठीक है, कहवा, यही चीज लिखा हुआ ना, कहवा, और कहवा में क से याद रख लीजिएगा कर्नाटक। क्या याद रख लीजिएगा? कहवा का कर्नाटक। कहवा सबसे अधिक कहाँ होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने भूगोल के सारे पार्ट को समाप्त कर दिया है क्लास 8 का। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर